नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाळासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला कालखंड है आदिकाल, उसके नामकरण के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने उसे कालखंडों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास सर्वसम्मत माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। उसमें से पहला कालखंड है आदिकाल, और आदिकाल इस कालखंड के अंतर्गत विभिन्न प्रवृत्तियों को लेकर साहित्य लिखा गया है। इसीलिए इस कालखंड के नामकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत हमारे सामने आते हैं। वह मत कैसे है, ये देखने से पहले इस पाठ का अध्ययन क्यों करना है, इसके बारे में मैंने कुछ उद्देश्य सामने रखे हैं। उद्देश्य इस प्रकार है: आदिकाल के विभिन्न नामकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, नामकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों के मतों को जानना। अतः यह जानने के लिए मैंने आदिकाल के नामकरण के बारे में जो विचार है यह प्रस्तुत किए हैं। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण सबसे प्रथम जो प्रयास किया गया है वह पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने आदिकाल का नामकरण चारणकाल ऐसा किया है। दूसरे विद्वान हैं पंडित राहुल संकृत्यायन, उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग ऐसा कहा है। तीसरे विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने आदिकाल को चारणकाल कहा है। चौथे विद्वान हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने आदिकाल को बीजोपन काल से पुकारा है। पांचवें विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। और छठे विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। इस प्रकार आदिकाल के नामकरण के बारे में विभिन्न मतभेद हमारे सामने आते हैं। इन विद्वानों ने यह नामकरण क्यों किया है और किस लिए किया है, इसका भी विवेचन दिया है, वह किस प्रकार यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन एक फ्रेंच विद्वान है। उन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने आदिकाल का नामकरण चारणकाल किया है और उसका आधार यह बताया है कि चारण कवि आदिकाल में चरित काव्य लिखा है। अतः चरित काव्य लिखने वाले कवि को चारण कवि कहा जाता है। इस कालखंड में अधिक मात्रा में चरित काव्य सामने आता है, इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। परंतु यह नाम एकांगी है, कारण केवल चारण कवियों की परंपरा ही इस कालखंड में आपको दिखाई नहीं देती। इस कालखंड में सिद्धों की, जैनों की, नाथों की वाणी का भी प्रचार प्रसार हुआ है। इसीलिए यह कालखंड को जो नामकरण दिया है वह चारण काल, वह एकांगी है। अगले विद्वान आते हैं पंडित राहुल संकृत्यायन, उन्होंने आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत युग ऐसा किया है और आधार दिया है सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति पर रचनाएं। उनका मानना है कि इस कालखंड में सिद्धों की वाणी का प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में रहा और सामंतों की स्तुति पर रचनाएं इस कालखंड में हुई। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, चरित काव्य लिखा है। चरित काव्य के अंतर्गत एक चरित यानी एक राजा, उसके स्तुति परक काव्य इस कालखंड में अधिक मात्रा में सामने आते हैं। अतः इस कालखंड में सिद्धों की वाणी का और सामंतों की स्तुति परक रचनाओं का प्रचार प्रसार है। फिर भी ये नामकरण एकांगी है, कारण जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इस कालखंड में केवल सिद्धों की वाणी का प्रचार है ऐसा नहीं, तो जैन, नाथ, बौद्ध इनके साहित्य का भी प्रचार प्रसार इस कालखंड में दिखाई देता है। इसीलिए यह नामकरण भी एकांगी है। अगले विद्वान आते हैं जिन्होंने आदिकाल का नामकरण चारणकाल किया है, वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन इनके ही मत को पुष्टि देते हुए यह नामकरण किया है। मूलतः उनका कहना भी बिल्कुल उसी की तरह है, इसीलिए मैंने ऊपर ही इसका विवेचन किया है कि
चरित्र काव्य लिखने वाले कवि चारण कवि कहलाते हैं। इस कालखंड में चरित्र काव्य अधिक मात्रा में लिखा गया, इसीलिए यह चारण काल है, परंतु यह नामकरण एकांगी है। अगले विद्वान आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने आदिकाल का नामकरण बीज वपन काल, बीज वपन यानी बीज अंकुरित होना, इनका मानना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कालखंड बताया है संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, इस कालखंड में ही हिंदी साहित्य के लेखन का प्रारंभ हो गया। अतः ऐसा कहना बहुत ही गलत है। जैसा कि आप जानते हैं, लेखन की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वैदिक कालखंड से, प्राचीन कालखंड से यह लेखन की परंपरा चली आई है। हिंदी साहित्य भी इस कालखंड के पूर्व लिखा गया है, जिसके उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जैसे संदेश रासक है, डोहला मारुदा दुहा है, नारद भक्ति सूत्र है, सिद्ध नाथ जैन साहित्य है, यह इस कालखंड के पूर्व ही लिखा गया है। इसीलिए बीज वपन काल यह नामकरण करना तर्कसंगत नहीं है। दूसरे विद्वान आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका ही इतिहास सर्वसम्मत माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही साहित्य के इतिहास को अध्ययन के लिए 4 कालखंडों में विभाजित किया है। उसमें से पहला कालखंड वीरगाथा काल, इस प्रकार वह कहते हैं। उन्होंने यह नामकरण करने का आधार इस प्रकार दिया है। इस कालखंड में वीर गाथाओं से परिपूर्ण रचनाएं लिखी गई है। यह मत कुछ हद तक तर्कसंगत जान पड़ता है, क्योंकि इस कालखंड में जो साहित्य लिखा गया है उसे कहा जाता है रासो साहित्य। और रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है, उसमें वीरों की, शूरों की गाथाएं प्रस्तुत होती है। इतना ही नहीं तो तत्कालीन युद्ध का वर्णन इसमें किया जाता है। इसीलिए यह रासो साहित्य इस कालखंड में अधिक मात्रा में लिखा गया है। यही आधार मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। इसमें से उन्होंने कुछ ग्रंथों के नाम भी दिए हैं। 12 ग्रंथों को उन्होंने आधार माना है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कुमार रासो, परमाल रासो, इन ग्रंथों पर आधारित उन्होंने यह नामकरण किया है वीरगाथा काल। परंतु कुछ विद्वानों ने इसे तर्कसंगत नहीं माना। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो नाम रूढ़ हो गया है वह नाम है आदिकाल, और वह दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल, उन्होंने यह नामकरण क्यों दिया है इसका भी आधार दिया है। उन्होंने मानव मनोविज्ञान पर आधारित यह नामकरण किया है। मानव मनोविज्ञान, मानव की मनस्थिति ऐसी होती है, उसे कोई भी बात या कोई भी वस्तु बांटने के लिए दी जाए तो 3 भागों में ही बांटता है, आदि, मध्य और अंत। अतः आदि कहने से तत्कालीन परिस्थितियां उसमें समाविष्ट हो जाती है। इसीलिए हम हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले कालखंड को आदिकाल कहते हैं तो ठीक होगा, ऐसा इनका कहना है। इसीलिए उन्होंने इस कालखंड का नामकरण आदिकाल किया, और यह स्वीकृत भी हो गया। कारण इस कालखंड में जिस तत्कालीन सारी प्रवृत्तियां समाविष्ट हो गई है, इसीलिए यह नामकरण स्वीकृत हो गया है, और यह नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास में रूढ़ भी हो गया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला कालखंड है आदिकाल, उसके नामकरण के बारे में विभिन्न मत हमारे सामने आते हैं, और विभिन्न विद्वानों ने उसे विभिन्न नामों से पुकारने का प्रयास किया है और उसका कारण भी देने का प्रयास किया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के पहला कालखंड आदिकाल के नामकरण के बारे में जानकारी हमारे सामने आती है। अतः ये आपने ध्यान से सुना। धन्यवाद।